हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं तो यह जो क्लासेज है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्लासेज में हम पूर्ण हिंदी साहित्य फुल कंटेंट व ट्रिक के साथ कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है आप पूरी देखना, ताकि बीच में जो रचनाएं आती हैं उनको मैं ट्रिक से याद करवाती हूँ, ताकि आप वो ट्रिक भी अच्छे से समझ पाएँ। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं जो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं वो। इसे जो पहले की क्लासेस थी उसमें हमने 4 जो दूसरे तार सप्तक के कवि थे उनको कर लिया था। आज हम करेंगे जो और 3 दूसरे तार सप्तक के कवि जो बच गए वो। तो आज जो हमारा है दूसरा तार सप्तक खत्म हो जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे। वो है नरेश मेहता, जिनका समय है 1922 से 2000 ईस्वी। ये इनका समय है। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देखेंगे, इनकी रचनाएं सभी। और इस चैनल पे आपके जितनी भी क्लासेस मिलेंगी उसमें हर कवि के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में जो जानकारी है वो, और उनकी रचनाएं और उनके रचनाओं का जो विषय वस्तु है वो सब है। तो आज हम पढ़ेंगे इनके जो नरेश मेहता के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो। इनकी जो प्रारंभिक कविताओं में ऋग्वेद ऋचाओं के प्राचीन बिंदु का प्रभाव दिखाई देता है। कि किनकी रचनाओं में मिलता है? नरेश मेहता की रचनाओं में मिलता है प्राचीन की ऋग्वेद की ऋचाओं के प्राचीन बिंदु का प्रभाव दिखाई देता है। अगला है कि दूसरा सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण धेनु और उषस में प्रयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ये बिंब आएगा इधर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। आगे है इनकी जो रचना है संशय की एक रात। नरेश मेहता की एक लंबी है, ये लंबी नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में जो द्वंद्व उठता है उसका वर्णन किया गया है। तभी तो इसका नाम है कि संशय की एक रात। ये बहुत बार पेपर में आता है कि संशय की एक रात मतलब कृष्ण के पर आधारित है या राम पर, तो राम पर आधारित है, ठीक है। अगली इनकी रचना है समय देवता। इनकी जो रचना है समय देवता, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देखेंगे। तो पहला जो तथ्य है वो है कि मेरा समर्पित एकांत कविता में ये संग्रहित है समय देवता। और इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। कि जब नई कविता आई थी तो उसकी पहली लंबी कविता कहा जाता है किसको? समय देवता को। और जो समय देवता है वह किसमें संग्रहित है? मेरा समर्पित एकांत में। अगला है इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो ये थे इनकी जो रचना है, रघुवीर शाही की रचना है समय देवता। उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो। अब आगे हम देखेंगे इनकी जो रचनाएं हैं रघुवीर शाही की वो। इनकी पहली रचना इनकी रचना मुक्तक काव्य और खंड काव्य। इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। तो हम पहले देखेंगे मुक्तक काव्य। तो इनका मुक्तक काव्य है वन पाखी सुनो, जिसका समय है 1957 ईस्वी। बोलने दो चीड़ को 1961। मेरा समर्पित एकांत 1963। उत्सवा 1989। तुम मेरा मौन हो 1982। अरण्या 1985। आखिर समुंदर से तात्पर्य और आखिर समुंदर से तात्पर्य 1988। और पिछले दिनों नंगे पैर 1989। और
चैत्या 1993। ये है इनके खंड काव्य। रघुवीर साहे के खंड काव्य है संशय की एक रात 1962। ये जो संशय की एक रात है ये रघुवीर साहे की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो यह एक खंड काव्य है और इसका समय है 1962। अगला है महाप्रस्थान 1964, प्रवाद पर्व 1977, सबरी 1977, प्रार्थना पुरुष 1985। ठीक है, उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का समय है 1926 से 1997 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960, सपना अभी भी है 1993 और आध्यात्म 1999। ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं और ये जो जितनी भी रचनाएं हैं आपको सब क्रमशः मिलेंगी। ठीक है, अब इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है कि जो धर्मवीर भारती थे ये व्यक्ति स्वतंत्र इनकी कविता का केंद्रीय बिंदु था, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इनका केंद्र बिंदु था। और आलोचकों के इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशोर्य भावुकता का काव्य कहा है। ये दोनों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई कि किसको कहा है, कैशोर्य भावुकता का इनके जो संग्रह है प्रारंभिक काव्य संग्रह है ठंडा लोहा को कहा है। अगली है रघुवीर, अगले जो कवि हैं रघुवीर साहे। अगले जो कवि हैं वो हैं रघुवीर साहे। हमने 2 कवि पढ़ लिए हैं, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वह ठंडा लोहा महत्वपूर्ण है और जो नरेश मेहता है कि है उसकी संशय की एक रात जिसका समय है 1962। और जो राम के मन में द्वंद से उठते जो सवाल थे उसके बारे में है। रघुवीर साहे का जन्म है 1929 और इनकी मृत्यु हुई थी 1990। इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था 1994। ये इनकी रचनाएं हैं। इनको हम ट्रिक के साथ अगर याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे कि रघुवीर साहे धूप पर सीढ़ियों पर बैठे हैं धूप में और वे कहते हैं कि आत्महत्या हुई थी। आत्महत्या के विरुद्ध जब वो बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, तो वो कहते हैं कि हंसो हंसो जल्दी हंसो तुम, लोग भूल गए हैं कि हमें कुछ पत्ते और कुछ चींटियाँ मिली थी जब मिली थी उस समय पे, जब वह एक समय था जब हमें कुछ पत्तियाँ या कुछ चिट्ठियाँ मिली थी आत्महत्या के विरुद्ध। इनकी 2 रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप और आत्महत्या के विरुद्ध। अगर आप इस ट्रिक को 2 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी और आप इसको अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो कि सीढ़ियों पर धूप में कौन बैठे थे, रघुवीर साहे। ऐसे आपको ये पूरी ट्रिक याद आ जाएगी। आगे हैं इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कि इनकी जो रचना है सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है, कि इनके जो काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप उसमें जो संकलित कविताएं हैं उसमें रोमानियत का प्रभाव है। और अगली है इनकी जो रचना है आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बीटनिकों को और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। इसमें कहा गया है कि इनकी जो रचना है आत्महत्या के विरुद्ध उसमें के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं कि यह जो संग्रह है जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं है, इसमें बल्कि साहित्य की जो हत्याएं होती हैं उनके विरुद्ध भी है।
उसके आगे है कई कविता के संदर्भ में रघुवीर साय कविता के संदर्भ में रघुवीर साय के महत्वपूर्ण कथन है। इसमें है इनका पहला कथन है कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। इन्होंने कहा है कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता में खून की तरह दौड़ता रहना जो कविता को जीवन और शक्ति देता है, यह तभी संभव है जब हमारी जो कविता है वो उसकी जो जड़ें हैं वो यथार्थ में हो। उनका अगला कथन है कि रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई इस पलायन को सुरुचिपूर्वक निभा पाते हैं और वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन क्लातीत होता है। मृत जीवन का बना भूत नहीं होता। ठीक है, आगे है कि रघुवीर साय के संदर्भ में जो विद्वानों ने अपने अपने कथन दिए हैं वो तो पहले हैं मैनेजर पांडे ने क्या कहा है कि रघुवीर साय ने एक बड़ा काम यह किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभामंडल से कविता को मुक्त किया। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया। ये रघुवीर साय ने कहा है मैनेजर पांडे के बारे में कि रघुवीर साय ने एक बड़ा काम यह किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभामंडल से कविता को मुक्त किया और उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रघुवीर साय के संदर्भ में कि मनुष्य जीवन की नीति को उसके समुच्चय विस्तार से में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर साय के कवि क्रम का केंद्रीय तत्व है। इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य जीवन की नीति को उसके समुच्चय विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर साय के कवि क्रम का केंद्रीय तत्व है। उन्होंने दूसरा इनका कथन है कि भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूतियों का संस्पर्श होता है। ये अगला कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का रघुवीर साय के संदर्भ में। उन्होंने कहा है कि राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में डाला है और यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहाँ साहित्य अखबारन विषय उत्तरोत्तर आकारांत होता जा रहा है। तो ये हैं रघुवीर साय के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन। ये इनके 3 कथन थे। मैनेजर पांडे ने रघुवीर साय के संदर्भ में क्या कहा है हमने ये पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं जो दूसरे शतक के जो 3 कवि हमारे बच गए थे वो, जिसमें नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर साय को हमने पढ़ा है। ये जो 3 कवि थे इनकी रचनाएं और इनके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।